व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो डिफरेंशिएशन तो पढ़ा होगा ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है आपका इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन की ही रिवर्स प्रोसेस होता है आपका इंटीग्रेशन। तो आज की क्लास में हम ये जो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स है क्लास 12 का, उसका वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं और आज के बाद आपको ये चैप्टर दिक्कत नहीं करेगा। हालांकि डिटेल में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं विद मिसलिनियस एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का वन शॉट वीडियो, यानी पूरे चैप्टर को आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन, तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। अब आगे जो कहानी बोली गई है, क्या बोली गई? इंस्टेड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एंड आस्क्ड टू फाइंड इट्स प्रिमिटिव दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन। इससे बेटर अपनी भाषा में समझें। देखो यहां पर जो भी बोला गया उसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूं कि अगर आपके पास मान लो कोई फंक्शन है जिसका आपने डिफरेंशिएशन किया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स किया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, कॉस एक्स। ठीक है, या फिर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो अगर हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमको मिलता है एफ डैश एक्स, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो आपको फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है लेकिन अगर आपको वापस से फंक्शन चाहिए तो कैसे आप फाइंड करोगे? ठीक है, तो यहीं पर काम आती है आपकी ये मेथड इंटीग्रेशन, ये प्रोसेस इंटीग्रेशन, कि आप फंक्शन के डेरिवेटिव को अगर आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, इंटीग्रेट कर दो अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यहाँ फंक्शन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको वापस से आपका फंक्शन मिल जाता है। और यही जो प्रोसेस होती है इसी को अपन कहते हैं इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन। तो ये सिंपल शब्दों में अपने को बोला गया है यहाँ पर। अब अगर आगे चलें थोड़ा सा, कि यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन दो पार्ट में डिवाइड है, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। तो दोनों को अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रल पे चलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर अगर इंटीग्रल की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट, समझ रहे बात को, इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब जो यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रल आपका होता है ना, इसका जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, उसका नाम से आपको क्लियर होना चाहिए, इनडेफिनिट, यानी वो फिक्स नहीं होता। वो क्यों फिक्स नहीं होता वो भी अपन समझेंगे अभी। और डेफिनिट इंटीग्रल का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा यूनिक होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ वैल्यू के बीच में हम इसको फाइंड करते हैं। तो जब डेफिनेट अभी आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे। अब आते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल पे। तो अगर आप देखें, जैसे कि एग्जाम्पल से समझेंगे बेटर समझ में आएगा। हम किसको समझ रहे हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल को। जैसा अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया कि अगर अपन डेरिवेटिव करते हैं किसका, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव करने पे अपने को क्या मिल रहा है? कॉस एक्स, कॉस एक्स मिल रहा है। और कहने का मतलब ये है कि अगर आप कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर दो, कॉस एक्स को अगर इंटीग्रेट कर दो तो आपको वापस से क्या मिल जाता है? साइन एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब बात आती है कि अगर मान लो यहां पर मैंने किया डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1, तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप खुद बताओ, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका? कॉस एक्स। तो आप बोलेंगे कि मैम अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको फंक्शन मिलेगा साइन एक्स, और यहां पर अगर cos x को इंटीग्रेट करते हैं तब भी हमको sin x ही मिलेगा, लेकिन यहाँ तो फंक्शन sin x प्लस 1 है, तब क्या किया जाए? तो इसीलिए अगर मान लो इसके प्लस में कुछ नहीं है, मतलब ऑब्वियसली 0 है, और इसके प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में तो दिख ही रहा है 1 है, तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रहे उसके लिए आपको आंसर तो cos x ही मिलने वाला है। इसीलिए इनडेफिनिट इंटीग्रल में आप हमेशा देखेंगे, फॉर्मूले देखेंगे तो उनमें आपको हमेशा देखेगा प्लस सी। अब ये जो सी होता है ये अपना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, मतलब इसकी जगह पे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जिसकी वजह से इनडेफिनिट इंटीग्रल आप नाम से समझ पा रहे हैं कि वो वैल्यू फिक्स नहीं होती, इनडेफिनिट होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें, अगर इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, एक मिनट, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं किसका? कॉस एक्स का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, राइट, और प्लस सी। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज होती है, इसके प्लस में कुछ नहीं, मतलब 0 है, इसके प्लस में आपको दिख रहा है 1 है, तो ये जो वैल्यू होती है इनको शो करने के लिए हम सी का यूज करते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल जब भी आप करेंगे तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको प्लस सी लगाना ही लगाना है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाना ही लगाना है। ओके, तो आपने अभी इनडेफिनिट इंटीग्रल को थोड़ा बहुत समझ लिया, बाकी आगे चलते हैं। अब देखिए ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है,
कि x की डिग्री n का इंटीग्रेशन x की डिग्री n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी लगेगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, तो इसी का उल्टा अगर 1 अपॉन x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको log मॉडुलस x मिलेगा और प्लस सी तो लगना ही है यहाँ पे। ठीक है, e की डिग्री x का इंटीग्रेशन भी वही होता है और डिफरेंशिएशन भी वही होता है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसी तरीके से बाकी के फॉर्मूले हैं पूरे के पूरे आपके जो डेरिवेटिव है उसी के उल्टे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं, जैसे डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज है वैसे ही इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब ये हो गया, मान लो कि यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, मान लो आपके पास 5x है प्लस साइन एक्स है, दो फंक्शन है अलग अलग। अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है, बीच में प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, तो सीधी सी बात है इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें यही आपको बोला गया है। दूसरी प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि फॉर एनी रियल नंबर के एफ एक्स डी एक्स, तो के बाहर आ जाएगा। तो डेरिवेटिव में तो यही पढ़ा था कि अगर कांस्टेंट वैल्यू तो उसको बाहर कर दो, बाकी अपना जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि अपन ने क्या किया, मान लो अपने पास 5x फंक्शन है, इंटीग्रेशन dx, समझ रहे बात को, तो 5 कांस्टेंट बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो दूसरी प्रॉपर्टी में ये बोला गया है। सिंपल, ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल द फॉलोइंग फंक्शन, यानी यहाँ पर जो अपने को फंक्शन दिए गए हैं इन्हीं को अपने को इंटीग्रेट करना, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना। तो अभी अपन ने ये समझा कि क्या समझा, अपन ने समझा कि डेरिवेटिव की ही जो रिवर्स प्रोसेस होती है वो इंटीग्रेशन होता है। तो उसी से अपन रिलेट करके क्या आंसर कर सकते हैं। तो देखो जहां तक लिमिटेशन रहेगी, कुछ सिंपल से क्वेश्चन रहेंगे तब तो अपन रिलेट करके बता सकते हैं, लेकिन जब कुछ डिफिकल्टीज आ जाती हैं, फंक्शन कुछ डिफिकल्ट टाइप के हो जाते हैं, तब अपने को मेथड्स की जरूरत लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन विदाउट इतनी सारी मेथड्स के नहीं हो सकता। तो आगे मेथड्स पढ़ेंगे, अभी हम इन क्वेश्चंस को सिंपल जो हमने अभी समझा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती हैं, तो वैसे ही करके देखेंगे कि भाई बिना अपने इन जो मेथड के अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो पहले वाले की बात कर रहे हैं अपन, ये इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि यहाँ पर दो फंक्शन है, बीच में प्लस है, अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, राइट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, देखो डेरिवेटिव में क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, बट यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, उल्टा चलेगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक, और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया इनडेफिनिट इंटीग्रल मतलब प्लस सी। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल को पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन है, इस पर कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, मतलब ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, और अगर लिमिट लगी हुई है तो वो डेफिनिट इंटीग्रल होगा। तो अभी डेफिनिट समझेंगे, क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। अब दूसरे की बात करते हैं cos 2x। तो सेकंड वाला अपन cos 2x कर रहे हैं, cos 2x। ठीक है, तो cos 2x को अगर इंटीग्रेट करना है तो अपन ने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, cos 2x dx, और यहाँ i लगा देते हैं, मतलब कि अपना इंटीग्रल। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दें कि cos 2x की बात करें तो अगर डेरिवेटिव की बात करें तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का। देखो अगर आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते, साइन 2x करते सॉरी, तो आपको क्या मिलता, cos 2x। ठीक है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, क्या चीज भूल रहे हैं कि भाई 2x है यहाँ पे, तो चेन रूल लग के 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा मल्टीप्लाई में। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर समझें कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, इसको हटा देते हैं तो 2 cos 2x आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो अपने को इंटीग्रेशन चाहिए किसका, cos 2x का। तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये sin 2x और ये 2 जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आपने डिफरेंशिएशन किया था तो वहाँ पे चेन रूल पड़ा था, मतलब कि अगर 2x को डिफरेंशिएट करोगे आप तो 2 तो मल्टीप्लाई में आना ही है। इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होगा कि अगर x के मल्टीप्लाई में आपको कुछ भी दिख जाए तो उसी से अपने को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, cos 2x का क्या हो जाएगा आपका साइन 2x, और सीधी सी बात है कि इस 2x को ऑब्वियसली x के मल्टीप्लाई में 2 है तो इंटीग्रेशन इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 और प्लस सी लगाना नहीं भूलना है। ओके क्लियर। आगे कौन सा है अगला वाला अपना एग्जांपल, यहाँ पर 3x स्क्वायर 4x क्यूब, तो इसको कर लेते हैं तीसरा वाला, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटीग्रेशन dx। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, x की डिग्री n का फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटीग्रेशन का dx ही हो जाता है आपका x की डिग्री n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी।
तो n मतलब उसकी जो डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 3 है, तो कर लेते हैं इसको अपन इंटीग्रेट। तो ये लगाया अपन ने i इक्वल टू, देखिए कॉन्स्टेंट है तो 3 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की डिग्री 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो एक्स की डिग्री 3 अपॉन 3 प्लस 4, एक्स की डिग्री 3 है तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1, तो एक्स की डिग्री 4 अपॉन 4 और प्लस सी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इस 3 से ये 3 गया, 4 से 4 गया, आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की डिग्री 4 प्लस सी, और ये आ गया आपका आंसर। तो सिंपल से क्वेश्चन थे इसलिए ज्यादा टाइम इनमें नहीं लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, अब आती हैं अपनी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इनको जरा ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा फोकस करके समझ लेना, आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो सबसे पहली जो मेथड है आपकी वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो भाई ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जितनी भी मेथड है ना सब ये मिक्स होकर भी लग जाती हैं कई क्वेश्चन में, इसलिए सारी मेथड आपको पता होनी चाहिए। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये जो कहानी बोली गई उसी को मैं सिंपल शब्दों में आपको समझा देती हूँ कि अगर आपका कोई भी फंक्शन है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये जो cos 2x था, इसको भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, क्योंकि ये जो 2x था आपका, ठीक है, ऑब्वियसली आपको cos x का फॉर्मूला तो पता है, बस 2x का नहीं है, तो 2x को आप दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके भी इसको कर सकते थे, बट इतनी छोटी चीजों के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करना है तो कर सकते हैं, बाकी इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ती। बाकी मेन काम कहाँ आता है ये कि मान लो आपको ये फंक्शन दिया है, अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, सीधा सीधा नहीं पता, राइट। जो फॉर्मूले आपके पास हैं उन अकेले फॉर्मूलों से आपका काम नहीं बनना, आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे इस फंक्शन को, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमारी एक मेथड है जिसने हमको रास्ता दिखाया कि इस तरीके के क्वेश्चन आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है आपको, तो यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आपको ये देखना है कि क्या कोई एक ऐसी चीज है जिसको डिफरेंशिएट अगर करें तो वो वहां प्रेजेंट हो। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप डिफरेंशिएट क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इंटीग्रेशन है ये चैप्टर बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन तो हर जगह लगने ही लगना है। ठीक है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करने पे आएगा आपका 2x और 1 का आ जाएगा 0। तो क्या 2x आपको दिख रहा है फंक्शन में, देखिए जरा, बिल्कुल दिख रहा है, तो ऐसे लगाना है। ठीक है, अब लगेगा कैसे वो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, समझ में आ गई बात। सबसे पहले तो यही देखना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वहां लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x मिल रहा है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। अब लगेगा कैसे मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान दें। यहाँ पर अपने को पता चल गया कि ये जो है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सबसे पहले इसको दूसरा वेरिएबल सपोज कर लो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतनी बात क्लियर हुई। हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t से रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। अब दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो अपन ने लिया है ना, इसको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा dt अपॉन dx, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 1 का हो जाएगा 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से अपना मेन काम क्या होता है कि ये जो dx है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखें, ये dx है, इसको यहाँ भेज दो, भेज दें, ठीक है, तो भेज देते हैं, चलो। तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू 2x dx। अब देखो यहाँ से दो वैल्यू अपन रखेंगे, यहाँ पर देखो एक तो t की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक रखेंगे dt की वैल्यू अपनी यहाँ पर 2x dx। आप देख रहे हैं ये 2x ये dx, इन दोनों को देख रहे हैं, इनकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, और साइन तो अपना एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे एग्जांपल लेके अपन समझ लेते हैं मेथड किस तरीके से काम करती है। बाकी बड़े क्वेश्चन में तो हर जगह टपक नहीं है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिया इसको i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए ध्यान से कि ये जो 2x dx है इसकी जगह पे अपन क्या ले लेंगे dt, और साइन अपना एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे t। तो देखिए ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे t, और ये आ जाएगा dt। अब आप बताइए क्या इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता, क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो साइन t का जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा माइनस का cos t प्लस c, लगाना नहीं भूलना है। लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एक बात जरूर ध्यान रखना है, एक बात जरूर ध्यान रखना है, क्या कि आपका यही आंसर खत्म नहीं हो जाता। भाई d को ऑब्वियसली बाहर से लाए हैं तो इसको वापस से बाहर का रास्ता भी हमको दिखाना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को वापस से t की जगह पे रखना है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस का cos t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर।
तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना है, ये तरीका है अप्लाई करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आप देख रहे हैं, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तक हमारे पास नहीं था इनके लिए, लेकिन जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसी की देन है ये हमारे कुछ फॉर्मूले। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये मैंने डिराइव कराए हैं आपको डिटेल्ड वीडियो में कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों को हमने यहाँ पर डिराइव किया है, ठीक है। तो अगर टाइम है तो जरूर डेरिवेशन एक बार जरूर देखें और एक बार खुद से करें, ठीक है। क्लियर, चलो। सो 10x के लिए ये फॉर्मूला आया है, एक तो log sec x प्लस सी। अब एक बात का ध्यान दीजिए, कई बार आप ये फॉर्मूला देखते हैं तो बोलते हैं कि ये फॉर्मूला लगेगा, कई बार अपन सोचते हैं ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए जरूरत के हिसाब से अपन ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला दोनों ही अपने 10x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। तो पॉजिटिव रहेगा log मॉडुलस sec x और नेगेटिव रहेगा log मॉडुलस cos x। ओके, अब sec x का ये फॉर्मूला है, cos x का ये है, cot का ये, तो फॉर्मूले तो चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बस ये फॉर्मूले अपन ने यहाँ पर क्यों लिखे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो फॉर्मूले ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही आए हैं अपने, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखो भाई नाम से क्लियर हो रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनका यूज करके। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की कोई सीमा नहीं है, इतने सारे इंटीग्रेशन इतनी सारी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हैं। sin 2x का फॉर्मूला, sin 3x का फॉर्मूला, इसके बाद cos 2x के भी कितने सारे फॉर्मूले अंदर ही अंदर, इसके बाद tan के भी फॉर्मूले हैं। तो कई सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो वो क्लियर होना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री आप भूल जाइए कि आप उससे कभी पीछे छुड़ा पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज अपने को क्लियर होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास 11th में जब हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ठीक है, चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें अपन ने क्या किया था कि जो अपनी आइडेंटिटीज थी उनको भी अपन ने डिराइव करके समझा था, ठीक है। तो चलिए वहां नहीं जाते, अपन यहाँ चलते हैं। चलो, तो यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आप समझ सकें कि यूज कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर x dx। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, नहीं है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इसको चेंज करेंगे इस तरीके से कि ये इंटीग्रेशन करने लायक बन सके। अब सबसे पहले अपने दिमाग में आता है कि cos स्क्वायर x की बात करें तो अपने पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को तो आप इंटीग्रेट कर दोगे, बट साइन स्क्वायर x फिर से वही बात फंस जाएगी। इसलिए ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको लेनी है जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो देखिए अपने पास cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से आप खुद देख पा रहे हैं cos स्क्वायर x तो मिल ही जाएगा, तो भाई वैल्यू फाइंड कर लो। तो ये माइनस 1 इधर आके प्लस का 1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो cos स्क्वायर x, और ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी क्वेश्चन की जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। सो cos स्क्वायर x की जगह पे अपन ने लिख लिया 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो लिख देते हैं। चलिए ये हो जाएगा अपना i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 1/2 कॉन्स्टेंट है, पहली बाहर कर दो, तो ये अपन ने 1/2 बाहर कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट लगा लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, और ये हो गया अपना dx। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। 1/2 कॉन्स्टेंट है, पहली बाहर कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लो, तो 1 का इंटीग्रेशन आप करोगे तो 1 का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x, और cos 2x को अभी अपन इंटीग्रेट करके आए तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x, लेकिन क्योंकि इंटीग्रेशन है तो 2x का जो 2 है वो आएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा अपना sin 2x अपॉन 2, और ये लग गया अपना प्लस सी, हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस sin 2x अपॉन 2 2 जार 4 प्लस सी, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस तरीके से यूज करके अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली मेथड पे, अगली मेथड पे चलते हैं। तो अगली मेथड क्या है अपनी, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो भाई ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इनको तो आप अच्छे से कर लेना। अगर आप देखो मेरा कहना ये है कि इन क्वेश्चन को जब आप पहली बार कर रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आप बहुत आराम से और बहुत ध्यान से कर लो, ठीक है। और ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको उतने ही आसान लगने वाले हैं। देखिए समझिए, ये फॉर्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। ये और ये और ये और ये, ठीक है। ये फॉर्मूले तो अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर्मूलों की बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर अपने को एक टाइप दिया है, टू फाइंड द इंटीग्रल दिस। अगर इस तरीके का आपको फंक्शन दिख रहा है कि dx अपॉन
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको अपने देख लिया, ठीक है, तो उसको अपने को कैसे सॉल्व करना है, उसको अपने को थोड़ा सा चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, और इनमें से किसी भी फॉर्मूले में अपने को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सेम ये वाला है, ये जो दोनों टाइप है ना, इन दोनों को जो चेंज करने का तरीका ये बिल्कुल सेम है अपना, बस यहाँ पर रूट नहीं है, यहाँ पर रूट है। अब चेंज करने का क्या तरीका है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से अपन इनको चेंज करो। अभी एग्जांपल करेंगे, क्लियर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आपको चेंज करना है ये वाले भी हैं 3 मोर स्पेशल इंटीग्रल। इसमें भी बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर समथिंग अपॉन में नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। तो यहाँ पर भी अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके इंटीग्रेशन करना है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ और इनमें से किसी भी फॉर्मूले में आप चेंज कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो यहां पर इनको अपने को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के इनमें से किसी भी फॉर्मूले में चेंज कर लो और आराम से फॉर्मूला रख दो। अब एक दो तरीके और आते हैं, ये और ये भी बिल्कुल सिमिलर टाइप है। इनमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए थोड़ा सा, राइट, इसको और इसको ध्यान से समझे। यहाँ पर क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर यानी उसको चेंज कर लीजिए, पी एक्स प्लस क्यू को चेंज कैसे करना है, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करके अगर आप यहाँ रख दोगे तो आपका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, और इस तरीके से चेंज होगा कि आप आराम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम तरीका यहाँ पर, बस यहाँ पर रूट लगाए और कुछ अंतर नहीं, ठीक है। ओके, क्लियर। तो इस तरीके से करना है, और इसके बाद वही है 3 मोर स्पेशल इंटीग्रल। इसमें भी अगर इस तरीके का कुछ आ जाता है तो यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, ये पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें भी अपने को क्या करना है कि पी एक्स प्लस क्यू को चेंज कर लेना है अपने को, ठीक है, ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, ठीक। चलिए, सो अब कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं इन्हीं के बेस पर, और इनको आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है, डी एक्स अपॉन रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो देखिए इस तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर। अगर रूट नहीं लगा होता तो ये फॉर्म बन जाता, लेकिन दोनों को करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है। चलो, सो इस एग्जाम्पल को करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, डी एक्स अपॉन रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी है, सबसे पहले उसको हटाना है, और उसको हटाना है मतलब कॉमन लेंगे अपन, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर देखो, अपन ने इंटीग्रेशन का साइन लगा रहने दिया, dx अपना एज इट इज है ये, और अपन ने रूट के अंदर 3 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर, इसके बाद 3 2 जार 6, और ये हो गया 3 4 जार 12। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक आपको, ओके, क्लियर, ठीक है। अपन ने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब 3 तो हट गया, ठीक है, तो रूट 3 चाहो तो बाहर कर दो। अब रूट के अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी है, ये वाला जो टर्म होता है ना 2x वाला, इसी से अपने को पता चलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अपना बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले टर्म में आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इस वाले टर्म में अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ क्या बचेगा, x के अलावा क्या बचा, 1। और बेटर तरीके से समझने के लिए आप ध्यान से समझें, ये जो 2x वाला टर्म है इसको 2ax से आप कंपेयर कर दो, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो x से x गया, 2 से 2 गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। बट हमको चाहिए a स्क्वायर, तो आप a स्क्वायर कर लो। हालांकि यहाँ 1 है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ा, बट कोई और नंबर होता तो चेंज ऑब्वियसली आता। तो 1 स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर को इसमें ऐड करना है और 1 के स्क्वायर को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, आई इक्वल टू, और अपन ने रूट 3 को बाहर कर लिया, रूट के साथ ही करो, है ना, और ये इंटीग्रेशन, और ये dx अपना, और ये अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज। अभी मैंने आपको क्या बताया, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को, ठीक है। तो हमने 1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस का 4 एज इट इज, और ये रूट अपना लगा हुआ है। अब आप एक चीज ध्यान से देखें, इन तीनों को मिला के ये फॉर्मूला अपना किसका बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसकी बात करें तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट, या फिर इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं 1 अपॉन रूट 3, ठीक है, इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये हो जाएगा रूट के अंदर आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और आ जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो आप बताइए कि 3
किसका स्क्वायर हो सकता है, तो √3 का। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने क्या किया, इसको √3 लगा दिया और इस पे स्क्वायर लगा दिया और ये अपना बना हुआ है। तो अब आप एक बात बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, इसको देखकर बताइए। ये बन रहा है dx अपॉन √x² प्लस a²। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देख लो, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, dx अपॉन √x² प्लस a²। यही फॉर्मूला लग रहा है, क्लियर, देख पा रहे हैं बिल्कुल कंपेयर करके। तो बस यही फॉर्मूला आप लगा दो कि log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 1/√3 अपना एज इट इज चल ही रहा है, लॉग मॉडलस x, अब x की जगह पे ध्यान दीजिए x प्लस 1 है, तो ये हो गया अपना x प्लस 1, लॉग x प्लस √x² प्लस a²। ध्यान दीजिए जब आप इसको पूरा को आप सॉल्व कर लेंगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 4। तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 4, और प्लस का सी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि ये है इंडेफिनिट इंटीग्रल। ओके क्लियर, चलें आगे। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 1 अपॉन 2x² माइनस 2x प्लस 3। तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है आपका, ध्यान दो, px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx, ये वाला फॉर्म बन रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि ये जो न्यूमरेटर है इसको अपने को चेंज करना होगा। तो चलिए कर देते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अपन ने सबसे पहले क्या किया, 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2x² माइनस 2x प्लस 3 और प्लस b। अब यहाँ पर अपने को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3x प्लस 1 तो एज इट इज रहने दो, यहाँ पर a एज इट इज है, 2x² माइनस 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करना है। तो डेरिवेटिव अपने को आता ही है, 5 और 6 चैप्टर में अपन ने डेरिवेटिव भी पढ़ा है। तो 2x² का हो जाएगा 2 2 4x माइनस 2 और प्लस का b, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत अभी अपने को लगेगी, a और b की वैल्यू फाइंड करके अपन यही रखेंगे। ठीक है, अब देखो उसको थोड़ा सॉल्व करना होगा अपने को, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x प्लस 1 अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा 4ax माइनस का 2a प्लस का b। अब आप बोलेंगे a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करी जाए, तो भाई यहाँ पर आप देखें, इनको आप कंपेयर कर दीजिए, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दीजिए और आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको कंपेयर कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 4a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट था 3, तो ये a की वैल्यू यहीं से अपने को आ गई 3/4। आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। अब इसके बाद अपने पास है 2a प्लस का b इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर अपने को दिख रही थी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस 2a प्लस b है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4a था और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 था, तो कंपेयर कर दिया, दैट्स इट। अब यहाँ पर a की वैल्यू अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके, तो -2 एज इट इज, a की वैल्यू अपन ने रख दी 3/4 प्लस का b इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3/2 उस तरफ जाएगा प्लस का 3/2, तो b इक्वल टू 1 प्लस 3/2, 2 1 2, 3 प्लस 2 5/2, मतलब b आ गया आपका 5/2। तो a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब a और b की वैल्यू आप क्या करो, यहाँ पर आप पुटअप कर दो, यानी इसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी, राइट, ओके। सो यहाँ पर अब अपन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आप इक्वेशन फर्स्ट देख पा रहे हैं, ये रही। यहाँ पर a और b की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो देखो 3x प्लस 1 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई है अपनी 3/4, 4x माइनस 2, और b की वैल्यू आई है 5/2। अब अपने को सिर्फ एक काम करना है, ये जो 3x प्लस 1 था ना, इसकी जगह पे आप ये वैल्यू रख दो अपने इस इंटीग्रल में, इस क्वेश्चन में। तो 3x प्लस 1 की जगह पे अपन क्या कर रहे हैं, बस ये जो वैल्यू अपनी आई है ये रख देंगे। ठीक है, अब उससे क्या होगा चेंज, ये आप देखेंगे। तो देखें, सो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ध्यान दें 3x प्लस 1 की जगह पे अपन ये वैल्यू रखने वाले हैं। ठीक है, तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4, 4x माइनस 2 प्लस 5/2 अपॉन क्या था 2x² माइनस 2x प्लस 3, 2x² माइनस 2x प्लस का 3, और ये अपना dx लगा रहने दो। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये यहाँ पर क्या चेंजेस आ गए, बल्कि और डिफिकल्ट दिखने लग गया ये। तो डिफिकल्ट दिख रहा है,
बट ये सिंप्लीफाई हो गया है। देखो कैसे, अब देखिए आप यहाँ पर ये पूरा टर्म प्लस ये दूसरा टर्म, तो इनको स्प्लिट कर सकते हैं अपन अलग अलग, यानी इसके अपॉन में ये पूरा अलग और 5/2 के अपॉन में ये पूरा अलग कर दें। चलो तो बस अब यही करना रह गया है। तो ये हो जाएगा अपना i इक्वल टू 3/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 अपॉन 2x² माइनस 2x प्लस 3 और ये dx। ठीक है, बीच में प्लस लगा दो, फिर 5/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x² माइनस 2x प्लस का 3। आप देखें हमने इसके साथ डिनोमिनेटर अलग कर दिया और इसके साथ डिनोमिनेटर अलग कर दिया। अब ये कांस्टेंट वैल्यू थी तो इनको बाहर रख दिया। अब आप देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो ये देखो, ये अपना dx अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहाँ पर लग जाएगी, मतलब दो इंटीग्रल में अपना चेंज हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, कहाँ की, यहाँ की, यहाँ पर क्या हो सकता है, तो मैंने आपको अभी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सिखाया है, क्या वो लग सकती है। तो देखो आप, किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो, 2x² माइनस 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करो, तो ये दिख रहा है कि नहीं, इजी हो गया। तो बस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का देखो एक और क्वेश्चन मिल गया कि नहीं, तो बस इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना है। तो देखिए चाहो तो आप इसको अलग से, इसको I1 ले लो, इसको I2 ले लो और अलग अलग सॉल्व करके बाद में आप बीच में इनको प्लस कर दो। ठीक है, मैं यहीं कहीं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ, तो ध्यान दें। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वाले को मैं सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट किया कि t इक्वल टू हो गया आपका 2x² माइनस 2x प्लस 3। भाई जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसी को अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टू द 4x माइनस 2। तो यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी अपनी 4x माइनस 2 dx। ठीक है, तो इसके आगे अपन क्या करते हैं, एक मिनट इसको और कर लेते हैं यहीं कहीं, और इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगी, तो लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या करते हैं अपन, 2x² है। सबसे पहले तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये 2x² है, तो x² के मल्टीप्लाई में जो भी है उसको हटा दो आप, तो 2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पर प्लस 5/2 और 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ से कॉमन लिया 2 तो x² बचा, यहाँ से कॉमन लिया 2 तो x बचा, और यहाँ से कॉमन लिया 2 तो 3/2 आ गया। ठीक है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो x वाला टर्म होता है ये नेगेटिव है, मतलब x माइनस a का होल स्क्वायर बनेगा, और इसमें आप किससे डिवाइड कर दो, 2 से। तो अगर आपने इसमें 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या है, 1 था, x के मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। अब 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 का स्क्वायर करो जरा, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/4, मतलब 1/4 को यहाँ पर ऐड करेंगे और 1/4 को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर 1/2 का स्क्वायर आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका काम बन जाएगा। तो यहीं कहीं मैं कर रही हूँ प्लस 5/4, और यहाँ आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा dx, और यहाँ आ जाएगा x² माइनस x 1/4, यानी 1/2 का स्क्वायर अपन ऐड करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर ही ऐड कर दो, और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, मतलब 1/2 का स्क्वायर अपन 1/4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बात एक ही है ना, और प्लस का 3/2 अपना एज इट इज। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो कि ये क्या बन गया अपना, ये बना अपना x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, यानी x माइनस a का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो प्लस 5/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये हो जाएगा आपका x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा, देखो 1/4 तो एज इट इज है, या फिर 4 आपका एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 6 माइनस 1 आ जाएगा आपका 5/4। अब 5/4 किसका स्क्वायर होता है भाई, तो 5 हो जाएगा √5, और मतलब 2, √5/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है अपना, देखो जरा क्लियरली, dx अपॉन x² प्लस a², यानी 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो ये लग रहा है अपना dx अपॉन, राइट, dx अपॉन x² प्लस a²। ठीक है, dx अपॉन x² प्लस a², तो 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a, ये फॉर्मूला तो पता चल गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं,
ये जो है इसको तो सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इक्वल टू 3/4 एज इट इज। दोनों को मैं पैरेलली सॉल्व कर रही हूँ। 3/4 और इंटीग्रेशन 4x माइनस 2 dx। देखो 4x माइनस 2 dx की वैल्यू क्या है, dt। तो ये आ गया dt अपॉन, इसको अपन ने t सब्सटीट्यूट किया था तो dt अपॉन t, ठीक है, यानी 1/t का इंटीग्रेशन log मॉडुलस t। तो i इक्वल टू 3/4 log मॉडुलस t, ठीक है। इसी के प्लस में लिखते चलो आप, तो एक मिनट थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं अपन। तो i इक्वल टू 3/4 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन t। अब सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन पर सब्स्टिट्यूशन लगाया तो t को वापस से अपन रिप्लेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 2x² माइनस 2x प्लस 3, तो यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस 5/4 अपना पहले से है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा 1/8 tan इनवर्स x अपॉन ए। तो a का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, √5/2, ठीक है। तो 1/a tan इनवर्स x माइनस 1/2 x अपॉन a का काम कौन कर रहा है, √5/2। और प्लस सी लगाना नहीं भूलना है, मैं यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस 2 से ये 4 गया 2 टाइम में, √5 से यहाँ आ जाएगा √5, तो ये आ जाएगा √5/2 tan इनवर्स। और देखो इसको और सॉल्व कर रही हूँ मैं, किसको, इसको और सॉल्व कर रही हूँ मैं, ध्यान दो। ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1/2 और इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 अपॉन √5। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन √5 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √5 और इसको लिख देती हूँ मैं √5/2 प्लस √5/2 और tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन √5 और प्लस का c। इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। इस तरीके के क्वेश्चन अगर अपने पास आते हैं तो सबसे पहले न्यूमरेटर को चेंज कर लो। न्यूमरेटर को चेंज करके अपन ने ये चेंज कर लिया, यहाँ रख दी। फिर इसके बाद इनको स्प्लिट कर लो, तो एक अलग इंटीग्रल यहाँ आ गया, एक ये अलग आ गया। फिर इनको अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप, जो जो मेथड लगे वो लगा दो। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग गया, यहाँ पर अपन ने जो स्पेशल टाइप का फंक्शन पढ़ा वो लग गया, और इस तरीके से ये आ जाता है आपका आंसर, और ये हो गया खत्म, ठीक है। अब आती है अपनी अगली मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें सबसे पहले तो कि अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आप सोच रहे हैं लगाने की, अगर आपको इस तरीके से कोई फंक्शन दिखता है, जैसे यहाँ x माइनस ए x माइनस बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं और आराम से आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसको आप सीधे सीधे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मतलब इसको कन्वर्ट करना होगा। लेकिन उसके पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर कोई आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर की जो भी डिग्री रहेगी वो हमेशा कम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तब क्या करना है, तो भाई डिवाइड कर देंगे। तो अभी एग्जांपल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, तो वो डाउट भी अपन क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मान लो इस तरीके का फ्रैक्शन दिया हुआ है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो कुछ नहीं a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं और फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, काम खत्म। अब इस तरीके से दिया है, मान लो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक ऑर्डर से चलना है, पहले एक्स माइनस ए फिर उसका स्क्वायर, ओके। चलें आगे। अब मान लो इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ देखें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में तो और ही कोई दिक्कत नहीं है, ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी सी अपॉन एक्स माइनस सी, दैट्स इट, ठीक है। तो ब्रेक कैसे करना वो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन अभी अपन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पहले एक्स माइनस ए फिर उसका स्क्वायर, जो अपन ने यहाँ देखा, फिर एक्स माइनस बी अलग कर दूँ, सी अपॉन एक्स माइनस सी, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इस तरीके का दिया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इसके डिनोमिनेटर में आप देखें यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसी के मल्टीप्लाई में एक्स माइनस ए। तो आप देखेंगे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो ये है। लेकिन अब यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, तो अगर फैक्टर हो जाते हैं तब तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में इसको लिखना कैसे है, देखो एक्स माइनस ए को तो आप आराम से लिख लोगे ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर है कि नहीं, इसलिए हम लिखते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ओके क्लियर। तो इस तरीके से ब्रेक करना है, ये हमने देखा। अब एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल आप देखें, ये आप देखें पार्शियल फ्रैक्शन से आप आराम से कर सकते हैं। 2x + 3, इसकी डिग्री है 1 और डिनोमिनेटर की डिग्री है 2। प्रॉपर फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो यही चेक करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आराम से अपन इसको कर सकते हैं क्योंकि x - 3 या x + 1, ठीक है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करने से पहले इसको हम चेंज करेंगे ताकि इंटीग्रेट कर सकें। तो यहाँ पर हमने लिया 2x + 3 अपॉन x - 3 और x + 1। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल अभी अपन ने देखा। अब यहाँ पर अपने इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ax + 1 प्लस bx - 3 अपॉन x - 3 x + 1। ओके क्लियर। अब आप खुद देखेंगे कि जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो हो जाना है कैंसिल, ठीक है। तो हम वैसे ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा 2x + 3 और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ax + 1 सॉरी ax + a सॉरी ax + a प्लस bx - 3b। अब x वाले टर्म्स को अलग कर लो क्योंकि तभी हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा देखो 2x + 3 एज इट इज, यहाँ से ये a + b और x और प्लस a माइनस का 3b। तो अब आप देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a + b और कांस्टेंट है यहाँ पे a - 3b। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट है 3, कंपेयर कर दो, ठीक है। चलो सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a + b = 2 और यहाँ से आ जाएगा a - 3b = 3। क्लियर। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a से a कैंसिल, 3b + b ये हो जाएगा 4b, 3 में से 2 माइनस होगा, माइनस का 1 बचेगा। तो b की वैल्यू आ गई आपकी -1/4। a की वैल्यू और फाइंड कर लो। तो a + b = 2 था, तो b = क्या हो जाएगा, सॉरी a की वैल्यू चाहिए ना, तो a = हो जाएगा आपका 2 - b। तो 2 में से आप b की वैल्यू माइनस कर दो, नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा +1/4। 4 2 = 8, 8 + 1 9/4। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 9/4। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो a और b की वैल्यू आपने फाइंड करी है ना, ये वापस से आपको कहाँ रख देना है, यहाँ रख देना है और ये आराम से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर लो। तो यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको उठाया, पार्शियल फ्रैक्शन किया और आराम से इसको अपन ने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली और यहाँ अपन रख देंगे। इसको थोड़ा छोटा करके मैं फटाफट से इसको और क्लियर कर ही देती हूँ। चलो अब उसी के आगे का मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। तो ये देखो, ये क्या है अपना 2x + 3 अपॉन x - 3 x + 1 = a की जगह पे क्या आएगा, ध्यान दो, a की जगह पे आएगा 9/4। तो यहाँ रखा अपन ने 9/4 x - 3 और प्लस b की जगह पे क्या आएगा अपना माइनस का 1/4। तो प्लस माइनस ये हो जाएगा अपना माइनस -1/4 x + 1। तो अब देखो इस पूरे को हमने इस तरीके से चेंज कर लिया। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो मैं इंटीग्रेशन फटाफट से करके बता देती हूँ आपको यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका i = 9/4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 3 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1/x + 1 और ये dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ जरा, log मॉडुलस x। तो यहाँ पर x - 3 है तो ये हो जाएगा log मॉडुलस x - 3। तो ये हो जाएगा log मॉडुलस x - 3, एक मिनट, -1/4 log मॉडुलस x + 1 + c। अब देखिए यहाँ पे log के फॉर्मूले लगा के आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट मेन पर्पस अपना यहाँ पर क्या था कि अपन क्वेश्चन को समझे कि किस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। तो अपन ने समझ लिया कि इस तरीके का आएगा तो किस तरीके से ब्रेक करके और इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है x³ - 1/x² + 1। तो सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, सबसे पहले अपन चेक करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो न्यूमरेटर की डिग्री आप देखेंगे ये 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 3 है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन
नहीं है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करते हैं, डिवाइड कर दो इनको बस। तो डिवाइड कर देते हैं। सो देखें, डिवाइड कर रहे हैं अपन एक्स क्यूब माइनस वन में डिवाइड कर रहे हैं अपन एक्स क्यूब प्लस एक्स से। तो यहाँ वन में एक्स क्यूब चाहिए तो वन का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब। अब एक्स का वन में करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस का एक्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपका माइनस का एक्स माइनस का वन, तो ये हमने लिखा माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, क्लियर। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे आप इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, सॉरी एक मिनट, प्लस एक्स। ठीक है, अब आप खुद देखें कि ये देखो वन को तो आप इंटीग्रेट कर ही लोगे, अब ये जो फ्रैक्शन आया है ये प्रॉपर है या नहीं ये बताओ। तो आप देखें न्यूमरेटर की डिग्री वन है, डिनोमिनेटर की डिग्री थ्री है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो बस बात खत्म। सो यहाँ पर हमने इसको क्या लिख दिया, ये चेंज हो गया अपना आई इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अब प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये ब्रैकेट लगाओ और ये डी एक्स, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान दें, वन को इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट अपने को करना पड़ेगा भाई, इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे। तो इसको देखो आप, तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, इसको अलग कर लो, बीच में माइनस, अब x प्लस वन तो अपना एज इट इज रहेगा इंटीग्रेशन x प्लस वन। ठीक है, और अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन अलग कर देते हैं ये। ठीक है, चलें आगे, है ना। अब देखो वन को तो आप आराम से इंटीग्रेट कर दोगे, ये आ जाएगा एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो अब आप एक चीज का ध्यान दें, ये जो एक्स है ये तो आ जाएगा ए अपॉन एक्स, बट ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आप इसको ब्रेक कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या लगेगा यहाँ पर ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने दो चीजें कवर कर ली कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो कैसे बनाना है, और अगर डिनोमिनेटर में अगर सीधा सीधा फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी x माइनस वन एक्स प्लस वन या x प्लस इस तरीके से नहीं दिया गया है तो क्या करना है। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन इसका बाद में ही करेंगे, अभी इसको अपन इस तरीके से लिखते चलते हैं या फिर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लो और आराम से इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पर इंटीग्रेट तो बाद में करेंगे, पहले यार इसको अपने को चेंज तो करना होगा ना इसको, तो इसको अपन उठा लेते हैं यहाँ से। अपन ने उठाया x प्लस वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा फिर इंटीग्रेट कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना a अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आप क्या करेंगे, अपन इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन में, तो डायरेक्ट अपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसके बाद बी एक्स प्लस सी का एक्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और अपॉन में क्या है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो ही जाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लो, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और x वाला है सी एक्स और कांस्टेंट है अपना a। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो आप देखो, आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a प्लस बी, बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। अब अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उसको किसने डुबा दिया, उसको जीरो ने डुबा दिया, मतलब कि जीरो उसके मल्टीप्लाई में होगा तभी तो वो नहीं दिख रहा, राइट। तो बस बात खत्म हो गई। यहाँ पर अपना आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब बात करते हैं सी एक्स यानी x के कोफिशिएंट की। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट c है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर c आ गया अपना 1, राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कांस्टेंट a की, तो a की वैल्यू सीधी दिख रही है 1, तो ये a की वैल्यू तो आ गई 1। तो आप देखेंगे a और c की वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई, b की वैल्यू और फाइंड कर लो यहाँ से। तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई अपनी ऑब्वियसली -1। ओके, क्लियर। तो देखो a b c तीनों की वैल्यू सीधी सीधी आ गई हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू,
तो ये हो जाएगा अपना a की वैल्यू कितनी है 1, सो ये हो जाएगा 1/x। अब देखो b की वैल्यू है -1, तो यहाँ आएगा -x/x² + 1, या फिर अभी अपन यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं -x और प्लस c की जगह पे 1/x² + 1। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपना 1/x प्लस माइनस -x/x² + 1 प्लस 1/x² + 1। अब एक चीज देखिए, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये जो इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है, तो ये जो वैल्यू है ये उठा के अपन कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। बाकी ये जो है ये तो अपना एज इट इज है ही, ठीक है। तो अपने को क्या पता करना है, ये तो अपने पास पहले से था, अपन ने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया जिससे अपन इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो इसकी जगह पे अपन ये जो वैल्यू है ये रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं। सो ये हो जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ 1dx, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर अपन ने लगा दिया माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये क्या है, देखो अब इस पूरी की पूरी वैल्यू को अपने को रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो रख देते हैं। तो ये अपन ने लिखा 1/x माइनस x/x² + 1 प्लस 1/x² + 1 और बाहर dx, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे फटाफट से। तो I = इंटीग्रेशन 1dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन x/x² + 1 dx प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। तो हमने क्या किया, ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और प्लस माइनस यहाँ आ गया माइनस, ठीक है, क्लियर। अब देखो देखो इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर दोगे, इसको भी आप आराम से इंटीग्रेट कर दोगे। इसको अगर आप देखो तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है आपके पास tan इनवर्स x का, बट यहाँ पर क्या करो, क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पर कोई मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सी मेथड लगेगी यहाँ पर, आपकी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि x² + 1 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 2x मिलेगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे x है, हमको 2x मिल रहा है, तो भाई 2 तो कांस्टेंट है ना, उसको तो इधर उधर अपन कर सकते हैं ना। तो बस थोड़ा सा जल्दी से समझो इस चीज को, जो है इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको रफली समझा रही हूँ। तो जैसे हमने अगर t = लिया x² + 1, तो डिफरेंशिएट करोगे तो dt/dx = ये हो जाएगा 2x + 0 मतलब कि 2x, हमको चाहिए x dx, तो ये हो जाएगा dt/2 = x dx। तो आप क्या करेंगे, x dx की वैल्यू जो है, ये x dx की वैल्यू रख दोगे dt/2, ठीक है, और x² + 1 यानी इसकी जगह पे आप रख दोगे t, ठीक है। तो चलो रख देते हैं। तो इसको अपन ने हटा दिया है, अपन फटाफट से इसको आराम से इंटीग्रेट करते हैं। तो आप देखें 1 को आप इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो x हो जाएगा -1/x का होता है log मॉडुलस x, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन एज इट इज x dx हो जाता है आपका, अभी आपने देखा dt/2 dt और 1/2 बाहर कर दिया, और ये इंटीग्रेशन ये t था आपका, और माइनस ये हो गया आपका tan इनवर्स x, और प्लस ये लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब आप देखो, अब सिर्फ ये अकेला रह गया, इसको इंटीग्रेट कर दो फटाफट से। x माइनस log मॉडुलस x 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा log मॉडुलस t, तो ये हो जाएगा आपका log मॉडुलस t माइनस एक मिनट tan इनवर्स x + c। अब ध्यान दो कि भाई यहाँ पर t है, और ऑब्वियसली t बाहर से लाएं तो वापस से रिप्लेस करेंगे, तो t की जगह पे आ जाएगा आपका x² + 1, तो ये हो जाएगा x माइनस log मॉडुलस x प्लस हाफ log मॉडुलस x² + 1 माइनस tan इनवर्स x + c, और लीजिए ये आ गया आपका आंसर। तो यहां पर हमने क्या किया, देखिए सबसे पहली चीज तो इसमें अपन ने 2 से 3 चीजें कर ली। पहली चीज तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले हमने कन्वर्ट करा। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करें। तो यहाँ पर अगर x³ + x को देखा जाए तो हमने इसको ब्रेक किया, तो ये x और x² + 1 में तो ब्रेक हो गया, तो ये तो मिल गया, बट ये x² + 1 ब्रेक नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये तो हो गया a/x, और ये x² + 1 ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसको हम करेंगे bx + c/x² + 1। सॉल्व करके a b c की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख दिया, और देखो अपने को ये वाला फ्रैक्शन मिल गया इसकी जगह पे। तो बस हमने क्या किया, ये 1dx तो अपना पहले से था, इसकी जगह पे अपन ने ये पूरा का पूरा रख दिया, और आराम से देखिए ये इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं अपनी अगली मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब काम आता है, जब दो फंक्शन अपने मल्टीप्लाई में हैं,
बट वहां पर अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं लग पा रहा है, ठीक है, तो वहां पर अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। कैसे? जैसे दो फंक्शन है अपने पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है या कोई दूसरा लॉगरिथमिक है, तो उनमें से किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट और किसी दूसरे को सेकंड मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है, इसमें एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है कि पहला फंक्शन किसको लेना चाहिए और दूसरा फंक्शन किसको लेना चाहिए। तो इसमें ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा, पहला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा आपका लॉगरिथमिक, तीसरा आपका एल्जेब्रिक, और फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास एक लॉगरिथमिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो हमेशा ध्यान रखो लॉगरिथमिक फर्स्ट बनेगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड बनेगा। इस तरीके से इस ऑर्डर को अपने को फॉलो करना है। अब एग्जांपल से इसको समझेंगे, बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब ध्यान दें कि ये ब्रैकेट लगा है, इसके अंदर एक अलग चीज चल रही है, बाकी इसके बाहर एक इंटीग्रेशन डीएक्स लगा हुआ है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट को भी अपने को एक बार इंटीग्रेट करना है। समझ रहे हैं बात को? ये पूरे ब्रैकेट को भी अपने को इंटीग्रेट करना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी अपने को करना है, सॉल्व करना है, वो करना ही है, लेकिन इसके बाहर भी अपने को इसको एक बार इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सॉरी। तो चलिए एग्जाम्पल अपने पास है, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दें कि यहाँ पर क्या है अपना x cos x, तो x है अपना एल्जेब्रिक, cos x है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो देखो जरा, एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब फर्स्ट फंक्शन रहेगा एल्जेब्रिक, सेकंड रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक। चलो सो इसको इंटीग्रेट करेंगे फटाफट से। तो लेट i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड चलो तो अपन ने थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लिया, cos x और ये dx। ठीक है, इसके बाद अपन ने ये लगाया ब्रैकेट और फिर ये लगता है dx, मतलब कि सीधा सीधा ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हमको सॉल्व करना है वो करेंगे ही, और इस पूरे ब्रैकेट से जो रिजल्ट आएगा उसको भी एक बार अपन दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें x अपना एज इट इज, cos x का इंटीग्रेशन होता है पॉजिटिव साइन x, ठीक है, माइनस ये वाला इंटीग्रेशन का साइन लगा रहने दीजिए। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें तो x का ये x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 1 को नहीं लिखते, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा पॉजिटिव साइन x, बाकी बाहर जो dx लगा है वो लगा दिया। अब इसको एक बार और आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो x साइन x माइनस साइन x का इंटीग्रेशन हमेशा ध्यान रखें नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव cos x और प्लस का c। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप फर्स्ट फंक्शन देख लीजिए, सेकंड फंक्शन देख लीजिए, और फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये dx इस इंटीग्रेशन का, दैट्स इट। ओके क्लियर, चलें आगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इससे आपके जैसे कि log x है, तो log x की अगर बात करें तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता है कि log x का होता है 1/x, और 1/x को आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो log x मिलेगा, लेकिन log x का अपने पास सीधा फॉर्मूला नहीं है। log x हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो इनके सीधे सीधे फॉर्मूले नहीं है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप log x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन log x की बात करेंगे, तो log x अकेला है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में तो हमको दो फंक्शन चाहिए मैम, यहाँ तो दो फंक्शन है ही नहीं, यहाँ तो log x अकेला है, कैसे हम दो फंक्शन हम कैसे लाएंगे? तो एक बात बताइए आप, 1 एक ऐसी चीज है जो हर किसी के मल्टीप्लाई में होती है कि नहीं? बस 1 को मल्टीप्लाई में ले लो, बन गए दो फंक्शन, बस इस तरीके से करना है। तो log x से मल्टीप्लाई में अगर हमने 1 ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx, ठीक है। अब बस कुछ नहीं, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो और आराम से आप इंटीग्रेट कर दो इसको, दैट्स इट, खत्म बात। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज और बाहर dx। अब इसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log x माइनस इंटीग्रेशन लगा रहने दो, ब्रैकेट लगाओ। अब देखो अपने को log x का डेरिवेटिव तो पता है ना, 1/x होता है, तो ये 1/x। इसके बाद अगर अपन बात करें 1 के इंटीग्रेशन की, तो ये होता है अपना x और बाहर है dx। अब आप खुद देखो, x से x गया, 1 बचा, ये हो जाएगा आपका x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x और प्लस का c। चाहो तो इन दोनों में से x कॉमन ले लो, तो log x log x माइनस 1 आपका मिल जाएगा आंसर।
तो इस तरीके से आप चाहो तो जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और लॉग एक्स को भी कर सकते हो, जैसा कि अपन ने देख लिया। अब साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखो इसके मल्टीप्लाई में अपन ने कुछ नहीं लिया, तो अपन ने क्या ले लिया, 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 dx। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा, 1 को अपन सेकंड ले लेते हैं, तो यहाँ पर फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाओ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ब्रैकेट क्लोज के बाद फिर से dx, क्योंकि इस इंटीग्रेशन का dx अपन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x, माइनस लगाओ इंटीग्रेशन लगाओ ब्रैकेट लगाओ। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x तो पता है ना अपने को, बस फॉर्मूला लगा दो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस 1 को इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा आपका x और यहाँ dx। अब आप देखो यहाँ पर ये जो इंप्रेशन आपके पास आया इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो आप देखो ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर आप इसको t सब्सटीट्यूट कर दो तो आपका काम बन सकता है, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो -2x तो मिलेगा, x dx तो मिलेगा ना, माइनस आ रहा है तो उससे क्या दिक्कत अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया कि लेट t इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा आपका dt अपॉन dx, और ये हो जाएगा 1 का 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2x, बट हमको चाहिए क्या, x dx, क्या चाहिए, x dx, तो x dx की वैल्यू पता कर लो बस, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का dt अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका x dx। क्लियर, बात समझ में आ रही, देखो -2 की जरूरत नहीं थी, तो माइनस को इधर लाए तो ये माइनस लग गया, और 2 को डिवाइड में ले आए और dx को उधर ले गए, बस अब क्या करना है, ये वाली वैल्यू अपनी और ये वाली वैल्यू यहाँ पे अपन रख देंगे बस। चलो, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब देखो ये क्या है अपना, देखो x dx की जगह पे dt अपॉन 2 नेगेटिव, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 1 अपॉन 2 बाहर कर दो, ये हो गया dt अपॉन रूट t, भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया था ना, तो रूट के अंदर ही आएगा ना t। अब रूट t को कैसे इंटीग्रेट करा जाए, तो भाई t पे रूट लगाए, रूट का मतलब क्या होता है, अगर डिग्री लगाओ तो हाफ हो जाता है, और ऊपर ले जाओगे यानी न्यूमरेटर में ले जाओगे t की डिग्री माइनस हाफ हो जाएगा, बस बात खत्म, फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटीग्रेशन t की डिग्री माइनस हाफ dt। अब यहाँ पर x की डिग्री n+1 अपॉन n+1 का फॉर्मूला लगा दो, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा अपना x की डिग्री x इंटू साइन इनवर्स x प्लस हाफ, ये हो जाएगा t की डिग्री माइनस हाफ प्लस 1 यानी हाफ अपॉन हाफ माइनस हाफ प्लस 1 यानी हाफ, तो ये हो जाएगा t की डिग्री हाफ अपॉन हाफ प्लस c, हाफ से हाफ गया, t की वैल्यू वापस से रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x साइन इनवर्स x प्लस t की वैल्यू क्या थी अपनी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाफ का मतलब होता है अपना रूट, और ये प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर सकते हैं। ओके, चलें आगे, अब पढ़ेंगे अपन अगली मेथड। तो ये एक्चुअल में मेथड नहीं है, ये एक टाइप है, ये जो ऐसा टाइप है कि आपको इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ता और सीधा आप उस फॉर्म को आप बना लो और सीधा सीधा आंसर कर सकते हो। कैसा फॉर्म है, देखो अगर e की डिग्री x के मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम प्रेजेंट हो तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है e की डिग्री x f ऑफ x, और प्लस सी तो लगना ही है क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो बस वही काम। जैसा कि आप ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें तो आपको सीधा सीधा दिया है कि टेन इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव का सम दिया है किसके मल्टीप्लाई में, e की डिग्री x के मल्टीप्लाई में, तो आप सीधा यहाँ पर आंसर कर सकते हो। क्या आंसर कर सकते हो, e की डिग्री x टेन इनवर्स x और प्लस का c, ये आ गया आपका आंसर। तो हालांकि इतना आसान तो नहीं देंगे आपको, तो अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है ये। तो आप सबसे पहले चीज देख रहे हैं e की डिग्री x से यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि यहाँ पर ये फॉर्म बन सकता है कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का सम। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से जरा, हमने क्या किया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1, ये x स्क्वायर प्लस 1 है,
और यहाँ x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो x प्लस वन से यहाँ का x प्लस वन कैसे कैंसिल हो सकता है, जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन पाए। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसमें हमने माइनस वन करा, तो जब माइनस वन करेंगे ऑब्वियसली तो प्लस वन तो करना होगा ना भाई, तो हमने प्लस वन भी कर दिया। और पहले से एक वन प्रेजेंट था कि नहीं, देखो ये एक्स स्क्वायर अपना ये रहा, ये वाला वन जो था ये रहा, अपन ने इसमें माइनस वन किया और प्लस वन किया बैलेंस करने के लिए ऑब्वियसली, राइट। चलो अब डिनोमिनेटर में क्या है अपना x प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये है अपना e की डिग्री x और ये dx। अब आप एक चीज़ का ध्यान दें, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है इसके साथ आप डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग कर सकते हैं, और वन प्लस वन यानी टू के साथ डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग कर सकते हैं, कर लो। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन e की डिग्री x स्टार्टिंग में लिख लो, बेटर रहेगा। तो अपन ने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन था इसके साथ डिनोमिनेटर x प्लस वन का होल स्क्वायर अलग कर लिया, और वन प्लस वन टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपन ने अलग कर लिया, और ये dx अपना है ही। अब यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी का, तो वो फॉर्मूला और लगा ही दो, तो e की डिग्री x, तो यहाँ से अपना सिर्फ बचेगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और dx। बात समझ में आ रही है ना भाई। इसको अगर आप ओपन करते हो तो ये हो जाएगा x प्लस वन और x माइनस वन, तो x प्लस वन से यहाँ का x प्लस वन चले जाएगा, x माइनस वन बचेगा, तो वही लिखा है। अब आप एक चीज़ देखो, अब आपको ये खुद से करना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है, या फिर अभी के अभी वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसको करो। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये आपको मिल रहा है या नहीं, ऑब्वियसली मिलेगा। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव है और इनका सम जो है ये e की डिग्री x के साथ में है, इसीलिए अपन आंसर कर सकते हैं e की डिग्री x f। ठीक, चलो सो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि जो आंसर रहेगा आपका वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट e की डिग्री x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। अरे आंसर दो बार लिख दिया, चलो कोई नहीं, चलो इसको हटा देते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये भी अपना एक टाइप है, एक तरह का टाइप है, तो ये भी ध्यान में रखना, इसको नहीं भूलना है, बहुत छोटी चीज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया है भाई अपना डेफिनेट इंटीग्रल, अब आया है अपना डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में एक चीज का आप ध्यान रखो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा ना वो तो अपनी यही मेथड लगेंगी, अपनी कुछ मेथड्स अलग से नहीं आ जाएंगी, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका अपन यहाँ पर यूज करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल की अपन बात करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में यहाँ पर क्या बोला गया, द डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि ये हमेशा एक यूनिक वैल्यू देता है। अ डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय a to b f of x dx where a is called the lower limit। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप तो ये है a to b, तो a जो है अपनी a जो है ये होती है लोअर लिमिट, b is called the upper limit of the integral। the definite integral is introduced either as the limit of a sum or if it has an antiderivative f in the interval this, then its value of the difference between the value of f at the end points f of b minus f of a। थोड़ा समझाती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ f of x कहाँ से कहाँ तक a to b, ये अपना डेफिनेट इंटीग्रल होता है। क्यों, क्योंकि इन वैल्यू के बीच में ही इस फंक्शन का इंटीग्रल अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्लस सी लगता क्यों नहीं है, तो डिटेल वीडियो में भी अपन ये चीज़ कवर करी थी कि मान लो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हो, तो इंटीग्रेट करने पे आया मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ आपसे कि एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं भूलना है, लिमिट अपन को लगाना ही लगाना है। अब इन लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमने सबसे पहले अपर लिमिट लगाई, तो हमने लगाया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस तरीके से अपना काम चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये हो जाता है अपना डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो तो एक चीज का और ध्यान रखना कि सी क्यों नहीं लगता, ये और मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको पता है कि प्लस सी यहाँ लग गया मान लो, और ये ए टू बी है। सबसे पहले आप रखोगे अपर लिमिट, आपने रखा एफ ऑफ बी प्लस सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी एफ ऑफ ए प्लस सी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए माइनस सी, तो सी से सी कैंसिल हो गया, ये बचा एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, जो अभी अपन ने लिखा था डायरेक्ट। ओके, तो इसीलिए इसमें सी नहीं लगता है,
ठीक है, और ये एक यूनिक वैल्यू ही अपने को देता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ पर a टू b लिमिट का ध्यान रखना है अपना, और ये आ जाएगा f ऑफ b अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो डेफिनेट इंटीग्रल ये होता है। अब मेन इसके क्वेश्चन पे चलते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर अपन ने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है, आप देखें कि यहाँ पर चेंज क्या आया है, ये 1 से लेकर 2 के बीच में अपने को इसको फाइंड करना है, इसका इंटीग्रल। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है अपने को। तो इसको सॉल्व करना मतलब जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में अपन सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसको अगर आप देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, तो कर देते हैं, फटाफट से करेंगे ना, ज़्यादा यहाँ पर टाइम नहीं लगाएंगे अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यार पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा इसका। तो अपन ने यहाँ पर लिखा x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, राइट। ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, राइट। तो ये अगर आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते तो ये हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, और अपॉन में वही है अपना x प्लस 1 एक्स प्लस 2। अब जैसे कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हो जाना है कैंसिल, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू एक्स वाले अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी। अब आप देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद हम कंपेयर करते हैं x के कोफिशिएंट को, ठीक है, और कांस्टेंट को। सो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें, थोड़ी सी अपन छोटी जगह में काम करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर अपन ने कंपेयर किया तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट तो है ही नहीं ना, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा, तो है ही नहीं, मतलब 0 है। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, एक मिनट, तो इधर सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो ये हो जाएगा, देखो a प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म, और 2a में से ये गया तो माइनस का a इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 1, a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू फाइंड करो तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस a, मतलब कि 1 माइनस माइनस प्लस a यानी कि 2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू अपने को यहाँ रख देना है और आराम से फिर इंटीग्रेट कर देना है। तो चलिए इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन 1 to 2, और ये हो जाएगा अपना a की जगह पे -1, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह पे क्या आया है अपना 2 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये dx। ओके, ठीक है। अब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो सबसे पहले इंटीग्रेट करना है और उसके बाद फिर लिमिट भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 log x प्लस 2, मॉडुलस लगाना नहीं भूलना है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस 1, ठीक, प्लस 2 लॉग मॉडुलस x प्लस 2, और ये अपनी लिमिट ज़रूर रहेगी, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। अब लिमिट रख दो। तो लिमिट कैसे रखेंगे, पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले 2 रखेंगे पूरे में, तो माइनस लॉग, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, प्लस 2 लॉग 2 प्लस 2 यानी कि 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। अपर लिमिट माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट यानी x की जगह पे 1, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 2 लॉग 2 प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो देखो ये हो जाएगा आपका माइनस का लॉग 3 प्लस का 2 लॉग 4, देखो n लॉग m का फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं अपन, ये यहाँ चले जाएगा, तो 4 4 जार 16, ठीक। तो ये हो जाएगा log 16 माइनस माइनस प्लस log 2, और ये हो जाएगा 3 3 जार 9, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, माइनस का log 9। बात समझ में आई क्या, देखो भाई 2 log 4 है तो n log m, तो log m की डिग्री n भी तो हो जाता है, तो 4 4 जार 16 आ गया। सेम यहाँ पर कहानी चली, ये 2 इधर आ गया डिग्री में, तो 3 3 जार 9 आ गया, बस। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा दो बस। तो देखो इन दोनों की बात करी जाए तो ये तो log m प्लस log n है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log m प्लस n log m इंटू n, तो 16 2 जार 32, ठीक है। और
इन दोनों की बात करी जाए, माइनस लॉग 3 माइनस लॉग 9, तो पहले तो माइनस दोनों से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका log 3 प्लस log 9, सॉरी 9, दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लिया, log 3 log 9, देखो ये हो गया log 32 माइनस और इधर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 3 27, तो ये हो जाएगा log 27, log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log m अपॉन n, ये आ गया आपका आंसर। तो ये देखो ये जो वैल्यू आई है ये एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर प्लस सी क्यों नहीं लगता वो भी हमने देख लिया, और डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहाँ पर क्या है कि प्लस सी नहीं लगता, और हमेशा आपको लिमिट जो है लिमिट लगानी है, तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके का कर लिया, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तो उससे और क्लियर हो जाएगा। तो देखें अब यहाँ पर देखें tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट है 0 to 1। सबसे पहली चीज कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लगा दो भाई। तो यहाँ पर अपन ने लिया t इक्वल टू tan इनवर्स x, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना dt अपॉन dx, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dt की वैल्यू अपने को मिल जाएगी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मिल गई भाई। इसकी वैल्यू मिल गई कि नहीं मिली, ये dt मिल गई, ठीक है, और इसको तो अपन ने t लिया है, बस कितना सिंपल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं एक चीज बहुत अच्छी बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप लगा रहे हो किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में, तो एक चीज का ध्यान आपको रखना है, क्या रखना है कि या तो आप एक चीज करो कि पहले ही देखो, अगर आपने x से t में चेंज कर रहे हो मतलब कि आपकी लिमिट भी चेंज होंगी ही होंगी, ठीक है। और या फिर आप एक काम करो कि लिमिट कब रखना है, सबसे आखिर में, जब t को भी आप रिप्लेस कर दो x से, ठीक है। तो काम ये करो कि लिमिट भी अपन यहीं कहीं हाथों हाथ चेंज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिमिट चेंज कैसे करना है, समझ रहे बात को भाई। अभी क्वेश्चन आपका x में था तो लिमिट भी x की ही थी, लेकिन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगने के कारण आपका जो भी फंक्शन है वो t में चेंज हो जाएगा, मतलब कि लिमिट भी तो t वाली वैल्यू आनी चाहिए ना, तो बस वही करेंगे अपन। तो t इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे सबसे पहले अपन क्या रख देते हैं 0, तो यहाँ रख दिया 0, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 0, ठीक है, 0 पर तो 0 ही रहनी है। अब t इक्वल टू क्या है अपना tan इनवर्स 1, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पे, तो t की वैल्यू क्या आ गई अपनी π/4। समझ में आ रही बात, हमने वैल्यू कहाँ से फाइंड करी, ये जो सपोज किया है ना यहीं से, x की जगह पे सबसे पहले 0 रख दिया, ठीक है, और फिर हमने 1 रख दिया, तो 1 के लिए जो वैल्यू आई है वो π/4 आई है, और 0 के लिए तो 0 ही आई है, बस। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो 0 की जगह पे 0 और इसकी जगह पे π/4। अब tan इनवर्स x अपन ने ले लिया था t, और dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dt। तो अब आराम से इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा अपना t स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर अपनी रख दो लिमिट 0 to π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 को पहले ही बाहर कर लो। अब t स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 4 16 माइनस 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर, तो 0 ही हो जाना, तो खत्म। तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन 16 2 32, ये आ गया आपका आंसर, सिंपल, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो, या तो आप लिमिट तुरंत के तुरंत चेंज कर लो, ठीक है, और या फिर t में अगर आंसर आया है तो वापस से आप इसको x में रिप्लेस करो, फिर लिमिट रखो, ओके, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अब आती है यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर कुछ 7 से 8 प्रॉपर्टीज हैं आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की, इनको ध्यान जरूर रखना है, तो ध्यान से देख लें आप ये प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज का भी बहुत यूज होता है आपके डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या है अपनी पहली, ये f ऑफ x a टू b, तो f ऑफ t a टू b, अगर यहाँ पर सीधा सीधा अपना फंक्शन है, इसके बाद अगर a टू b f ऑफ x dx है, तो अगर अपन मान लो यहाँ पर ये जो लिमिट है a टू b है और b टू a कर देते हैं, तो अपन आगे लगा देते हैं यहाँ पर माइनस, तो
तो अभी अपन यूज करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिमिट को ब्रेक भी कर सकते हैं कि मान लो a to b अपने को इंटीग्रल फाइंड करना है और इनके बीच में कोई पॉइंट c है, तो a to c और c to b भी अपन कर सकते हैं। तो वही किया है, a to c, c to b, और फंक्शन अपना वही है। फिर इसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी बहुत यूज होता है कि a to b f of x dx, तो a प्लस बी माइनस एक्स भी अपन लिख सकते हैं। और इसी पे अपन ने ये वाली प्रॉपर्टीज भी ये वाली प्रॉपर्टी भी है कि 0 to a, तो ये f of a माइनस एक्स। इसके बाद सिक्स्थ वाली प्रॉपर्टी, सेवेंथ और एट्थ, तो इस तरीके से टोटल 8 प्रॉपर्टी अपनी है। चलिए तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन आया अपना, यहाँ पर मॉडुलस आया और मॉडुलस आया तो बस काम ही खत्म हो गया। तो देखिए मॉडुलस से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे भी जाते हैं, लेकिन ये उतना ही सिंपल होता है। अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए, अपने को पता है कि भाई जो मॉडुलस फंक्शन होता है ना, ये अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग फंक्शन देता है, ये पता है, मतलब ऑब्वियसली इसको हमको ब्रेक करना ही होगा। अगर मॉडुलस एक्स की बात करें तो नेगेटिव देगा किसके लिए, लेस देन जीरो के लिए, और पॉजिटिव देगा एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, ये तो अपने को पता ही है। अब इसका क्या किया जाए, तो आप एक चीज का ध्यान दें, एक्स क्यू माइनस एक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालते हैं, और ये जो अपनी -1 to 2 है इनको अपन ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक्स क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिया, एक्स कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की देखो 3 वैल्यू आ गई, 0 आ गई, -1 आ गई और 1 आ गई। तो अब देखो अभी तक लिमिट थी -1 से 2 तक, -1 से 2 तक, लेकिन बीच में 2 वैल्यू और आई अपनी 0 और 1, 0 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा, मतलब कि अपना फंक्शन यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग वैल्यू दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग वैल्यू दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो मेन अपना काम है पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज चेक करना कि कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ही चेंज होता है, कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फटाफट से मैं रफली आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अपन चेक करेंगे -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच में कौन सी वैल्यू आती, एक कोई वैल्यू उठा लो, अपन ने लिया -0.5 ले लिया अपन ने, ठीक है। अब इस फंक्शन में वैल्यू रखो आप एक्स क्यूब माइनस एक्स में, तो -0.5 का अगर आप क्यूब करते हो और माइनस माइनस प्लस 0.5, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये जो वैल्यू आएगी निगेटिव आएगी और छोटी आएगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 0.5 बड़ा रहेगा एक निगेटिव वैल्यू से, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देगा आपका फंक्शन, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, ठीक। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, कहाँ पर, ये 0 to 1, 0 और 1 के बीच में आता है अपना 0.5, पॉजिटिव 0.5, तो यहाँ पर ने पॉजिटिव 0.5 रखा और उसका क्यूब कर दिया और -0.5 रखा, तो 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, तो 0.125 माइनस 0.5। तो आपको खुद ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये 0.5 बड़ा है, ये छोटा है और ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना नेगेटिव रहेगा फंक्शन, ठीक है, इसको भी हटाओ। अब बात करते हैं 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में आता है अपना 1.5, तो 1.5 का क्यूब करोगे और -1.5, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 1.5 का क्यूब ऑब्वियसली 1.5 से तो बड़ा ही होना है, ठीक है। तो बस पॉजिटिव आएगा यहाँ पर भी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये चीज़ लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि सिंस -1 और 0 के बीच में फंक्शन जो है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है, इसके बाद 0 से 1 के बीच में अपना जो फंक्शन है ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और 1 से लेकर 2 तक में फंक्शन जो है ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, फंक्शन मतलब कि ये, ठीक है। बस अब अपने को पता चलेगा कि पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ है, तो आराम से अपन अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी का, कि a और b के बीच में यहाँ पर तो c था बट यहाँ पर 1 भी है और 0 भी है, मतलब कि 3 पार्ट में ये टूटेगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं, चाहो तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसको अपन ने साइड में कर दिया और इसको इस तरीके से ये, चलो।
तो हालांकि आपको जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो ये चीज़ें प्रॉपर लिखिएगा, बट क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली अपने पास थोड़ी सी जगह की कमी है तो अपन यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब देखिए फंक्शन की बात करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये होगा -1 से 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx प्लस फिर 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx फिर 1 to 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। बात समझ में आ गई भाई? -1 to 0 फिर 0 to 1 फिर 1 to 2, बस वही लिखा, फंक्शन अपना वही है। अब अपने को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई है कि -1 से 0 तक फंक्शन पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू -1 to 0, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स, मॉडुलस अपन ने हटा दिया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख लिया, प्लस अब अपने को ये चीज़ पता है कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन नेगेटिव है, यहाँ पर भी देखो नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ लेंगे इसको। तो यहाँ अपन ने स्टार्टिंग में ही माइनस लगा दिया, समझ में आ रही बात? यहाँ प्लस है और ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये लगा दिया अपन ने माइनस, ये माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन, और ये आ गया अपना एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। ठीक, अब प्लस ये भी पॉजिटिव है तो 1 से लेके 2 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स dx, यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई, 0 to 1। ओके, समझ में आ गई बात? बस अब आप बताइए क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते? क्या आप लिमिट रख के इसकी डेफिनेट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, ये जो क्वेश्चन रहते हैं सबसे सिंपल रहते हैं, बस थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान से एक बार आप देख लो कि कैसे करना है, क्या करना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब आप फटाफट से इसको इंटीग्रेट कर लो। अब देखो यहाँ पर मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ दिख रहा है ये माइनस साइन है, और इस माइनस को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैं दो काम कर सकती हूँ, या तो ये जो लिमिट है अपनी 0 to 1 इसको 1 to 0 कर दूं तो यहाँ एक और माइनस लग के प्लस हो जाएगा, या फिर अपन एक काम और कर सकते हैं कि ये एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसको एक्स माइनस एक्स क्यूब में लिख दूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, राइट, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके ठीक है, चलो तो दोनों में से कुछ भी एक काम करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको 0 to 1 ही रहने देते हैं और एक्स क्यूब माइनस एक्स को, या फिर चलो लिमिट ही चेंज कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा। चलो सो देखो ये हो जाएगा अपना सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की डिग्री 4/4 और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा अपना एक्स की डिग्री 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट है -1 से 0, और यहाँ लगा दिया मैंने प्लस, और लिमिट को मैं चेंज कर दूंगी। तो ये आया एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की डिग्री 4/4 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी ये हो जाएगा 2, और लिमिट 0 to 1 थी तो ये 1 to 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही? मैंने क्या किया, ये जो लिमिट थी अपनी 0 to 1 इसको मैंने लिख दिया 1 to 0, उल्टा कर दिया, और यहाँ पर एक और माइनस साइन लगा दिया तो प्लस हो गया। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा आपका वही एक्स की डिग्री 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी आपकी यहाँ पर 1 से लेके 2 तक। अब बस लिमिट रखनी है और आंसर कर देना है, तो चलिए इसको कर देते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर अपर लिमिट है 0, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो पूरा 0 आ जाएगा। तो हमेशा 0 भी रहे तब भी आप लिमिट रखो, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस साइन अपन भूल जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये गलतियां मैं खुद करती थी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि सबसे पहले हमने रखा अपर लिमिट तो 0 आया, माइनस अब रख दो लोअर लिमिट, तो यहाँ पर क्या है -1, तो यहाँ पर -1 की डिग्री 4 मतलब माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस। अब यहाँ पर देखो अपर लिमिट 0 है तो यहाँ पूरा 0 आ जाएगा, तो ये 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2। चलो प्लस, अब यहाँ ध्यान दो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 की डिग्री 4 यानी कि 16/4, और 2 2 4/2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 1/4 माइनस 1/2। ये अब बस इनको कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर लो और बात खत्म। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है, इसको अगर आप एलसीएम लेकर सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा, देखो 1 एज इट इज -2 2 4 2 1 2 2 -1 -1/4, और ऑलरेडी ये माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4। देखो इसको सॉल्व कर लिया 1/4, इसको भी सॉल्व कर लिया प्लस 1/4, इसको सॉल्व करना है अब, तो ये आ जाएगा देखो
ये तो आपका आ गया 4 4 जार 16 और 2 2 जार 4, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा 2 माइनस, और ये भी आ जाएगा आपका प्लस का 1/4। तो भाई ये देखो, इसको तीनों को ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2, तो 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 8 प्लस 3 11/4। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल और रह गया, इसको और कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये भी अपना वही डेफिनेट इंटीग्रल के लिए है 0 to पाई। तो इस क्वेश्चन में आप प्रॉपर्टीज कैसे लगाना है वो सीखेंगे, इसलिए आखिरी क्वेश्चन समझ के प्लीज इसको छोड़ मत देना। इस क्वेश्चन में आप प्रॉपर्टी लगाना सीखेंगे, किस तरीके से प्रॉपर्टी लगाना है। देखो, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगते दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये x है। तो मेन अपना काम, अगर ये x हट जाता तो अपना काम बन जाता। तो इस x को हटाना है, तो यहाँ पर अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 0 to a f of x dx को अपन लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस x dx। तो जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स, यानी यहाँ पर a की जगह पे यहाँ पाई है, तो सभी जगह x की जगह पे पाई माइनस एक्स लगा देते हैं अपन। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहीं के यहीं लिख देती हूँ मैं, ये हो जाएगा 0 to पाई, और x की जगह पे सभी जगह पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, साइन x की जगह पे पाई माइनस एक्स, dx लगा रहने दो, अपॉन यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब हमको ये चीज़ पता है कि 180 माइनस थीटा जो रहेगा साइन के लिए, 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव। अब कॉस पे स्क्वायर लगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो अपना 0 to पाई, पाई माइनस एक्स तो अपना एज इट इज रहेगा, और यहाँ आ जाएगा अपना साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप ये सोचेंगे कि मैम यहाँ पर चेंज तो कुछ नहीं आया, ये साइन एक्स अपना एज इट इज है, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपना एज इट इज है, बस एक्स अकेला पाई माइनस एक्स आया है। तो भाई यही तो अपने को करना था, क्योंकि अब अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पाई माइनस एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स में करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और उसको करते साथ ही आप देखेंगे आपको आसानी दिखने लग जाएगी। देखो हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, 0 to पाई, मैं क्या कर रही हूँ, पाई के साथ साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स, तो ये हो गया पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अपन ने अलग कर लिया। ठीक है, और उसके बाद माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ डी एक्स लगा दो, माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बात समझ में आई, क्या किया यहाँ पर अपन ने, पाई का साइन एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस एक्स साइन एक्स। तो न्यूमरेटर में आप देखेंगे दो चीज़ें आपको दिखेंगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप चाहो तो बोलो तो, खैर लिख ही देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका देखो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ये देखेगा आपको न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तो वही 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये 0 to पाई। तो अब हमने स्प्लिट कर लिया, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। ठीक, चलो, सो अब आप देखें, ये हो जाएगा आपका, एक चीज़ और देखें 0 to पाई, ये देखें आप, ये क्या है, ध्यान से देखें ये क्या है, क्वेश्चन को देखें और इसको देखें। भाई ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। तो स्टार्टिंग में ही एक काम करिएगा, इसको ले लीजिएगा लेट आई इक्वल टू दिस, और इसकी जगह पे आप रख दीजिए आई। ठीक है, इक्वल टू किस तरफ, तो आई था ही, तो आई इक्वल टू 0 to पाई पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस का ये बन गया अपना आई। तो ये माइनस आई इस तरफ आएगा तो प्लस आई, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा अपना, ये 2i इक्वल टू, इसके बाद ये अपना पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लो, ये हो जाएगा अपना 0 to पाई, इसके बाद साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब आप आराम से देखो, आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं बिल्कुल आराम से। कैसे, आप देखें, ये cos x की अगर बात करें तो इसको अगर आप t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है अपना, sin x होता है, आई मीन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, तो आराम से आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पर वही चीज़ थी कि ये जो x था ना, इसके कारण अपन जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो नहीं लगा पा रहे थे, तो ये x अपना हट गया, ये पहली वाली प्रॉपर्टी अपन ने जो लगाई उससे। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर अपन ने देखा कि अपन ने किसको t इक्वल टू अपन ने लिया cos x को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का sin x, बट अपने को चाहिए sin x dx, तो ये माइनस का dt इक्वल टू sin x dx। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान दें, चाहो तो आप लिमिट अभी चेंज कर लो, या फिर अब यहाँ पर दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि स्टार्टिंग में लिमिट चेंज कर लो, या फिर आप क्या करो कि यहाँ पर पहले आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा के पूरा सॉल्व कर लो और सबसे आखिर में आप लिमिट रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन लिमिट चेंज करेंगे, तो देखो t इक्वल टू कॉस पाई, तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है अपनी -1, ठीक, और t इक्वल टू कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो अपन ने क्या किया, पाई की जगह पे आ जाएगा -1 और 0 की जगह पे आ जाएगा 1। ठीक, तो चलो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई अपना एज इट इज, ठीक है, और 0 की जगह पे आएगा 1, पाई की जगह पे आएगा -1, और देखो sin x dx की जगह पे क्या आएगा माइनस का dt, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो माइनस लगाओ भाई इधर पे, तो माइनस का पाई 1 2 -1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए इसका सीधा सीधा फॉर्मूला अपने पास है tan इनवर्स t, तो लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2i इक्वल टू, और एक काम और करिए आप, देखो अपने को ये चीज़ पता है कि ये जो 1 और -1 है ये थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये माइनस साइन हटाओ, इस माइनस साइन को अपन आराम से हटा सकते हैं। कैसे, अगर लिमिट जो है अपर लिमिट को लोअर लिमिट की जगह पर रख दें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट की जगह पर रख दें, तो यहाँ एक और माइनस आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पाई लिख दिया और इस लिमिट को लिख दिया -1 to 1 और ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ करी थी a माइनस एक्स वाली, और यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी अपन ने यूज़ करी है इस माइनस को हटाने के लिए, ये लिमिट यहाँ रख दी और ये वाली लिमिट अपन ने यहाँ रख दी, लिमिट को इंटरचेंज अपन ने कर दिया। तो यहाँ से ये माइनस था, एक और माइनस लग के प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस माइनस को भी हटाना है तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शन इवन है कि ऑड। तो सीधी सी बात है कि अगर टी की जगह पे आप नेगेटिव टी भी रखोगे तब भी ये टी स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव ही आना है, मतलब कि जो फंक्शन है आपका ये पॉजिटिव है, और जब फंक्शन पॉजिटिव होता है तो ये अपनी शायद लास्ट वाली प्रॉपर्टी लग रही है, एक मिनट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं अपन, ये वाली प्रॉपर्टी अपनी लग रही है कि फंक्शन अगर अपना पॉजिटिव है यानी इवन है फंक्शन, तो यहाँ पर इस -a की जगह पे 0 आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा 2। तो 8th का जो फर्स्ट पार्ट है ये वाली प्रॉपर्टी लग रही क्योंकि फंक्शन इवन है, अगर ऑड होता तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती। ठीक, चलो सो यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये 2i अपना एज इट इज है, यहाँ आ जाएगा 2 और ये -1 की जगह पे आ जाएगा 0 और ये 1। तो जो चेंज आया है सिर्फ मैंने अभी वो लिखा है, बाकी सब एज इट इज। यहाँ आ जाएगा 2 और इस -1 की जगह पे आ जाएगा 0 और कुछ चेंज नहीं, बाकी सब एज इट इज। पाई अपना एज इट इज लिख दो और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप आराम से, ये तीसरी प्रॉपर्टी लगी है, देखो 3 प्रॉपर्टी लगी इस क्वेश्चन में। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट करो, इस 2 से 2 कैंसिल करो, ये आ जाएगा i इक्वल टू पाई और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t 0 to 1। अब आप लिमिट रख दो, ये पाई अपना एज इट इज, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 4, तो ये पाई पहले से है, ये हो जाएगा आपका पाई बाय 4 माइनस tan 0 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 और ये आ गया आपका आंसर। ओके, क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से भाई आज की क्लास होती है समाप्त। बाकी आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। बस आप ये चीज का ध्यान रखिए कि ये पूरे 7 चैप्टर का पूरा निचोड़ है, उसमें जो जो सारी चीजें थी उन सभी चीजों को हमने आज की जो क्लास थी इसमें कवर किया है। पूरा चैप्टर 7 जो है, पूरा जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें सारी जो मेथड थी, सारे जो फॉर्मूले थे, उन सभी को आज की क्लास में हमने कवर किया। बाकी आई होप कि आज की क्लास में हमने जो कुछ समझा है ये आपको समझ में भी आया होगा और आज का जो वीडियो था ये भी पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है भाई, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।